नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंस हब अकेडमी में। दोस्तों, किसी किस अपरिहार्य कारणों से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। उसी क्लास को हम आज लेकर आए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ चुका है, जो कि परसों हुई थी, 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को हुई थी। और आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। जल्दी-जल्दी आप ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो आप यस करके मैसेज चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एक नज़र देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। तो कल हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है जाना, नाभिक की परमाणु संरचना जाना। परमाणु संरचना के बाद में चालक, कुचालक और अर्धचालक को जाने हमने। उसके बाद में चालक पदार्थ के गुण विशेषताएं को जाना। उसके अलावा एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड थ्योरी को हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोग कुछ मटेरियल्स के मैंने डाटा दिया, जिसमें उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको बताई गई। के बाद में इंसुलेटर पदार्थ क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो पढ़े हम लोगों ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हैं, जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, मार्बल हो गया, पेपर हो गया, पीवीसी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछते हैं। फिर विशेषताएं पढ़े हमने इंसुलेटर की। उसके बाद हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने कल सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों ही एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं आज एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो किसी अर्धचालक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालक पदार्थ के चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिलाई जाती है, कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अशुद्धियाँ मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है, एक नए प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है और उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अशुद्धियाँ मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि चालकता को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ को मिक्स करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ को मिक्स करते हैं। तो इम्प्यूरिटी के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। इम्प्यूरिटी के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ठीक है? एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। चलिए, अब जानते हैं कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। एक सेकंड ना। तो दोस्तों, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसको पूरी डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में करेंगे, पर अभी आप जान लीजिए कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। बेसिक है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिलाते हैं, तो क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिलाते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी होता क्या है? ट्राइवेलेंट जिनके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हों, जिनके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है? जिनके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हों, वह कहलाता है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़। एग्ज़ाम्पल है इसके एग्ज़ाम्पल है इनके बोरान, एल्यूमीनियम,
गैलियम, इंडियम। यहाँ पर जो पी टाइप इम्प्योरिटीज़ होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पी टाइप मटेरियल होता है, वहाँ पे चार्ज कैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, मेजॉरिटी मतलब जिसकी अधिकता होती है, वो होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, वो होता है होल्स। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और वह होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इतने पॉइंट आपको याद रखना है। वेल अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेल 3 इलेक्ट्रॉन मतलब जो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ होती है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इनसे, अब ये तो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि पी टाइप के लिए क्या मिलाते हैं? ये बहुत ईज़ी हो जाएगा, ये वाला तो बहुत ईज़ी हो जाएगा तो ये तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेंगे कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो ट्राइवेलेंट भी शब्द नहीं आएगा क्योंकि ट्राइवेलेंट में साफ दिख रहा है कि ट्राई लिखा है मतलब 3 लिखा है, तो ये भी नहीं आएगा। वो सब पूछेगा कि पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, उनमें जो इम्प्यूरिटीज़ मिलाई जाती है, उनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। उदाहरण अगर पूछ ले कि क्या होते हैं, तो एक होता है बोरान, एल्यूमीनियम, गैलियम और इंडियम। ये सब इसके उदाहरण हैं, किसके? पी टाइप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, जिनके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वह होता है होल्स। होल्स के द्वारा इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता मुख्य रूप से, पर कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में इनके द्वारा भी धारा प्रवाह होती है हो सकती है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है? ये है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़। सेम ऐसा ही होता है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़। ये ये जो दोस्तों ये जो मटेरियल बना, वो क्या बना? पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। ठीक है? अब पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये देखिए, ये एनर्जी बैंड गैप था, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। जिन्होंने ये इस एनर्जी बैंड थ्योरी को नहीं पढ़ा है, वो हमारा पिछला वीडियो देख लें। अब हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। मतलब पेंटावेलेंट अशुद्धियों को हम मिलाते हैं। इन पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह 5 होते हैं। ठीक है? मतलब इनके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके एग्ज़ाम्पल हैं, इनके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। चलिए, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं। इन सब के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। ये जो जब आप किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम के से इन 5 में से, इन 4 उदाहरण में से किसी को भी जोड़ेंगे, तो बनेगा आपके पास में क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक? इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, इन पदार्थों में, एन टाइप मटेरियल में, वह धारा जो होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होगी। और माइनर चार्ज कैरियर जो होता है, माइनर चार्ज कैरियर, वह होता है होल्स। ठीक है?
तो ये अर्धचालक पदार्थ के प्रकार थे, 2 प्रकार के अर्धचालक पदार्थ होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप और ये स्पेशली एक्सट्रिंसिक टाइप का मतलब जिसमें अशुद्धियाँ हमने मिला है, वो वाला अर्धचालक पदार्थ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस एनर्जी बैंड गैप थ्योरी जो था, हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है, तो उसे आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम एक तुलना कर लेते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक की। चालक, अर्धचालक, कुचालक की। तो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। चालक में जो प्रतिरोधकता होती है वह 10 पर ऋण 6 की घात से लेकर 10 पर ऋण 8 की घात ओम मीटर होता है। सेमीकंडक्टर में 10 पर ऋण 4 की घात से लेकर 10.5 ओम मीटर होता है और 10 पर धन 7 की घात से लेकर 10 पर 16 की घात ओम मीटर इस इंसुलेटर में प्रतिरोधकता होती है। चालकता की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी चालकता, तो चालकता जो होती है वह 10 पर 6 की घात से लेकर 10 पर 8 की घात मोह मीटर है। 10 पर 4 की घात से लेकर 10.5 मोह मीटर सेमीकंडक्टर में होती है और 10 पर ऋण 7 की घात से लेकर 10 पर 16 की घात मोह मीटर कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की। इसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चालक तार में पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है और इंसुलेटर में भी नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ताप बढ़ाया आपने तो उस पदार्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा और यदि प्रतिरोध कम हो रहा है तो वह नेगेटिव होगा। करंट चालक तार में करंट जो है वह फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो होती है। ये टॉपिक आप इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना? तो करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से चालक तार में प्रवाहित होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में वह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है? और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। ये फॉरबिडन गैप एनर्जी गैप जिसको हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था कि एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, क्या होता है, ठीक है? एनर्जी गैप कितना होता है? तो चालक में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब ये एक-दूसरे के ऊपर दोनों गैप ओवरलैप होते हैं। 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर के लिए और 5 वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन कुछ बुक में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, मैंने 5 भी होता है ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक यदि एनर्जी गैप है, तो वह है इंसुलेटर का। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है कि मूलभूत इकाइयाँ होती है, जिनकी मदद से हम भौतिक राशियों को मापते हैं। क्वांटिटी यानी कि राशियाँ, भौतिक राशियाँ मूलभूत राशियाँ हैं ये, जैसे कि है मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, करंट धारा, टेम्परेचर तापमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ की मात्रा और लुमिनस इंटेंसिटी लाइट प्रकाश की तीव्रता। इनके ये सिंबल हैं। ये मूलभूत जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है 7। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूलभूत जो राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन-सी मूलभूत राशि है या मूलभूत राशि नहीं है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि मूलभूत राशि कौन-कौन सी है। एक होती है मास द्रव्यमान, एक होता है लेंथ लंबाई, एक होता है टाइम समय, एक होता है करंट धारा, एक होता है टेम्परेचर तापमान, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ की मात्रा और एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता। ठीक? अब इनके सिंबल जो है मतलब हम इन्हें किस शब्द से या किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो मास को हम एम से करते हैं, लेंथ को हम एल से करते हैं, ठीक है? टाइम को हम टी से करते हैं, करंट को हम आई से करते हैं, टेम्परेचर को हम टी से करते हैं प्रदर्शित और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम एन से करते हैं, पदार्थ की मात्रा को हम एन से करते हैं और लुमिनस इंटेंसिटी पदार्थ की तीव्रता को एलवी से करते हैं, ठीक है? अब इनकी यूनिट इनको हम किन किन इकाई में नापते हैं? इन 7 इन 7 पदार्थों को हम किन इकाई में नापते हैं? उनको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो किलोग्राम, सबसे पहले मास, द्रव्यमान, वज़न को हम नापते हैं किलोग्राम में, इसकी इकाई है केजी। उसके बाद में लेंथ को हम नापते हैं मीटर में और उसका सिंबल है एम, ठीक है? उसके बाद में टाइम को नापते हैं सेकंड में और ये है इसका सिंबल एस। करंट को मापते हैं हम एम्पीयर में और एम्पीयर का सिंबल है ए। टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में
और उसका सिंबल है के। याद रखिएगा के जो है वो एसआई मात्रक है ना? चलिए, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस उसको हम मापते हैं मोल में और उसको लिखते हैं एमओएल मोल। उसके बाद ला लाइट की इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम मापते हैं, उसको हम लिखते हैं मापते हैं कैंडेला से और लिखते हैं सीडी। ठीक, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी और इतनी चीज़ें आपको याद रखना ही है। इस टेबल को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देखने जा रहे हो तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी कौन-कौन सी है, उनके सिंबल क्या है, उनकी यूनिट क्या है और उसके यूनिट के सिंबल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, मूलभूत राशियाँ जो होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये राशियाँ जो होती है, वह इंडिपेंडेंट होती है ना? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ये, या किसी भी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, वह डिपेंडेंट होती है मूलभूत राशियों पे। डिपेंडेंट क्वांटिटी है यह, है ना? यह डिपेंडेंट क्वांटिटी है और यह डिपेंड करती है या तो डिराइव की जाती है मूलभूत राशियों से। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, इसका सिंबल है सी, डी, इसको मापते हैं मीटर से, ठीक है? और इस सिंबल है एम, ठीक? तो डिस्प्लेसमेंट डिराइव्ड क्वांटिटी है, याद रखिएगा। एरिया, एरिया भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका सिंबल होता है मीटर स्क्वायर्ड। वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे मापते हैं हम मीटर क्यूब से। उसके बाद स्पीड मीटर सेकंड से मापते हैं, वेलोसिटी मीटर सेकंड से ही मापते हैं, पर दोनों के सिंबल अलग है, ठीक है? दोनों के सिंबल अलग है। वेलोसिटी का सिंबल अलग है और स्पीड के सिंबल अलग है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, एनर्जी जूल। देखिए, एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मोमेंट टी, न्यूटन मीटर। पावर को हम मापते हैं वॉट से इलेक्ट्रिकल में। वर्क को मापते हैं जूल से। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देख लीजिए। तो एनर्जी की इकाई भी जूल है और वर्क की इकाई भी जूल है। तो यह बस आप याद रखिएगा। मोमेंटम को हम नापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड से और प्रेशर को मापते हैं पास्कल से। कुछ बहुत सारी राशियाँ हैं, उसमें से कुछ मुख्य-मुख्य राशियों का ये चार्ट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब पढ़ते हैं कुछ परिभाषाएँ। आवेश, जब भी किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन या तो वह दे दे किसी को या तो वह उससे किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इस अवस्था में हम कहते हैं कि यह आवेशित हो गया है, ठीक है? कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या तो इलेक्ट्रॉन दे दे, उस अवस्था को हम कहते हैं कि वह परमाणु जो है वह आवेशित हो चुका है। इस या फिर इसकी अगर परिभाषा की बात करें, तो यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। मतलब न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहेगा, न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से अधिक होगा, 1 या 2 या 3, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा। दोनों जो होंगे वह बराबर नहीं होंगे, ठीक है? दोनों बराबर नहीं होंगे। इस स्थिति को, इस अवस्था को हम कहते हैं कि यह परमाणु में आवेश आ चुका है, इस परमाणु को आवेशित किया जा चुका है, चाहे तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लें या तो हम उससे इलेक्ट्रॉन दे दें। इसे विद्युत की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जब हम विद्युत की मात्रा के रूप में हम परिभाषित करते हैं, तब हम उसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। कोई एक चालक तार है, कोई एक चालक तार है, ठीक है? इस चालक तार के इस बिंदु से होकर जब 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, तब हम कहेंगे कि यह 1 कूलम्ब आवेशित हो चुका है, ठीक है?
चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जब किसी बिंदु से हम कहें, देखिए ये एक तार है, इस तार के मैं मानता हूँ कि इस तार के इस बिंदु पर 1 कूलम्ब आवेश है। 1 कूलम्ब आवेश कब होगा? जब इस बिंदु से होकर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, तब मैं मानूँगा कि इस बिंदु पर 1 कूलम्ब आवेश है। ठीक है? तो इसकी यूनिट जो होती है, वह होती है कूलम्ब। क्लियर? एसआई यूनिट जो होती है आवेश की, वह होती है कूलम्ब और कूलम्ब बराबर होता है, इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है ये। ठीक है? Q बराबर I इंटू T। याद रखिएगा इसको, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। Q बराबर होता है I इंटू T, जहाँ Q क्या है? आवेश की मात्रा Q है और I जो है वो धारा है और T जो है वह समय है। एक बार एक न्यूमेरिकल भी बनता है इससे, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? 1 कूलम्ब में 6.24 गुणित 10 पर 18 की घात इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 2 चीज़ समझ में आ गई आपको? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी चार्ज यूनिट, हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी की जो यूनिट होती है, हम बैटरी की क्षमता को मापते हैं, किससे? एम्पीयर आवर से। हम बैटरी की क्षमता को मापते हैं, बैटरी की क्षमता को हम मापते हैं एम्पीयर आवर से। ठीक है? हम बैटरी की क्षमता को एम्पीयर आवर से मापते हैं। तो 1 एम्पीयर आवर में कितने कूलम्ब होंगे? ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 1 है और एम्पीयर मतलब करंट है, 1 एम्पीयर करंट है और आवर मतलब कितना हो गया? 60 मिनट हो गया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 मिनट को अगर और आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये हो जाता है 3600 सेकंड। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको? अब देखिए ये कैसे 3600 कैसे आया? देखिए 1 एम्पीयर करंट, जब 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो होती है, 1 एम्पीयर करंट जब 1 सेकंड के लिए फ्लो होती है, तो 1 कूलम्ब आवेश होता है। तो यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर करंट फ्लो होती है, तो मैं इसको 1 कूलम्ब लिख सकता हूँ, ठीक है? और फिर वही अगर 3600 सेकंड के लिए फ्लो होगी, तो मैं 3600 का इसमें गुणा कर दूँगा, ठीक है? देखिए ये जो होगा 1 एम्पीयर इंटू यहाँ पर आप इस 3600 को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस या तो आप 60 मिनट लिख लीजिए इसको, या तो 1 घंटा लिख लीजिए, एक ही चीज़ है 60 मिनट और 1 घंटा या 3600 सेकंड लिख लीजिए आप, एक ही बात है। अब आप इसको करिए 1 गुणित 3600, ये इसका वैल्यू जो होगी 0 1 उतनी ही होगी। 1 गुणित 3600 कितना होगा? 3600 ही होगा। तो ये 1 सेकंड और ये 3600 सेकंड, ये हो गया 1 एम्पीयर और 1 सेकंड। 1 एम्पीयर 1 सेकंड कितना होता है? 1 कूलम्ब होता है। ठीक, अभी हमने पढ़े 1 सेकंड के लिए जब 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो हम मानते हैं कि उस बिंदु से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है। ठीक है? तो 1 एम्पीयर 1 सेकंड, 1 एम्पीयर 1 सेकंड, ये कितना हो गया? 1 कूलम्ब हो गया और गुणित ये 3600, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3600 कूलम्ब। 1 एम्पीयर आवर में 3600 कूलम्ब होते हैं। ठीक है? ये इसलिए मैंने इतना समझाया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ चुका है ना? आप मैंने एक मोटा-सा हिसाब बताया, एक राउंड फिगर डाटा लिया है, इसमें आप 1 एम्पीयर की जगह 2 एम्पीयर आवर ले दे देगा एग्ज़ाम में, 0.5 एम्पीयर आवर दे देगा या कुछ और दे देगा। ठीक है? पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगली यूनिट अगली जो परिभाषा है, वह है विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है? अगर आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि विद्युत धारा क्या होती है। तब भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ऐसा यूनिट इसकी एम्पीयर है और कूलम्ब प्रति सेकंड भी है। ठीक है? पहली यूनिट तो आपको पता ही है कि एम्पीयर है, दूसरी यूनिट आप याद रखिएगा कूलम्ब प्रति सेकंड है और 1 एम्पीयर धारा में 6.24 10 गुणित 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। ठीक? 1 एम्पीयर करंट में 6.24 गुणित 10 पर 18 की घात इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक। अगला टॉपिक है धारा के प्रकार। धारा के प्रकार। धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। ठीक है? एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम अल्टरनेटर और घर में से उत्पन्न करते हैं। अल्टरनेटर से हम उत्पन्न करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को और इनका उपयोग हम घरेलू, औद्योगिक और भी आज की डेट में तो हर जगह प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग हो रहा है। ठीक। दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा के जो स्रोत होते हैं, वो होते हैं बैटरी और डीसी जनरेटर।
बैटरी और डीसी जनरेटर से दिष्ट धारा के स्रोत होते हैं। इसका यूज़ आज भी विशेष तौर पे आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका जो मोबाइल चल रहा है, जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वो डीसी सप्लाई से चलता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, वह डीसी सप्लाई से चलते हैं। ठीक है? तो दिष्ट धारा का पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, आज भी यूज़ होती है। आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, बैटरी जो चार्ज करते हैं आप, वह दिष्ट धारा से होती है, ना कि एसी से। ठीक है? अगली परिभाषा है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल में क्या होता है कि आपने करंट को फ्लो करा रहे हो, धारा को प्रवाहित करा रहे हो। धारा को प्रवाहित कराने के लिए जो बल लग रहा है, जो आवश्यक बल है, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है? विद्युत वाहक बल वह बल है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। मतलब किसी तार में करंट को फ्लो कराना है, तो हमें विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी, बिना विद्युत वाहक बल के धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है? अब बात करते हैं विभवांतर की। किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर वह विद्युत दाब या वोल्टेज है, जो उनके बीच धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक? देखिए, ये एक विद्युत तार है, तो उसके इस बिंदु और इस बिंदु के बीच धारा तभी प्रवाहित होगी, जब इन दोनों के बीच, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या होगा? विभवांतर होगा। इसके विभव में और बी के विभव में कुछ अंतर होगा, तब ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि विभवों में अंतर नहीं है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। दोनों का लेवल समान है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। दोनों के लेवल में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो यही ये विभवांतर बता रहा है। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विभवांतर और विद्युत वाहक बल, दोनों की इकाई वोल्ट होती है। इसको अगर आप परिभाषित कर रहे हैं करंट और वोल्ट प्रतिरोध के रूप में, तो 1 ओम प्रतिरोध पर जब 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो हम मानते हैं कि उस प्रतिरोध के सिरों में 1 वोल्ट 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ठीक है? कोई एक तार है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कोई एक तार है। इसमें से यदि 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और इस तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तब हम मानेंगे कि इसके सिरों के मध्य कितना वोल्टेज लगाया गया है? 1 वोल्ट। ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट एम 1 वोल्ट की सप्लाई देने पर किसी 1 ओम के प्रतिरोध में जब 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने लगती है, तो वह सोर्स जो है 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है? अब बात करते हैं प्रतिरोध की। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, उसका जो विरोध होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम गाड़ी साइकिल साइकिल से चल रहे हैं सड़क में या गाड़ी से चल रहे हैं ना, तो गाड़ी में हम चलते हैं तो रास्ते में क्या आता है, एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो जो स्पीड ब्रेकर आता है जिसके कारण हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम ब्रेक मार लेते हैं, है ना? तो सेम वही चीज़ होती है इस विद्युतीय परिपथ में रेजिस्टेंस। स्पीड ब्रेकर का काम करती है रेजिस्टेंस विद्युतीय परिपथ में, ठीक है? तो ये करंट फ्लो हो रही है कहीं, तो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है? विद्युत परिपथ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है। इसको प्रतिरोध के रूप में परिभाषित करते हैं और 1 एम्पीयर की स्थिर धारा जब 1 वाट की दर से ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो 1 ओम पर वह 1 ओम कहलाता है ना? जब 1 एम्पीयर की स्थिर धारा 1 वाट की दर से ऊष्मा उत्पन्न करती है और 1 ओम पर लगाया गया 1 वोल्ट 1 एम्पीयर उत्पन्न करेगा, ठीक? दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया आपको? चलिए, ये 2 अलग परिभाषाएँ हैं, है ना? कि जब 1 एम्पीयर धारा स्थिर धारा 1 वाट की दर से ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ जिस पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि 1 ओम पर लगाया गया 1 वोल्ट, 1 ओम के प्रतिरोध पर लगाया, ये यहाँ पर हमने अगर 1 वोल्ट लगाया है, ठीक है? हमने 1 वोल्ट लगाया है और यह अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, 1 वोल्ट सप्लाई लगाने पर यदि 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो हम मानते हैं कि इस तार का प्रतिरोध जो है, वह क्या होगा? 1 ओम होगा, ठीक है? चलिए, इसके कुछ प्रीफिक्स हैं, याद रखिएगा। प्रीफिक्स मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम की बहुत सारी यूनिट्स होती है देखिए, सिंपल ओम होगा एक, जब ओम को 1000 से गुणा करेंगे, तो बनता है वह किलो ओम। 1 किलो ओम बराबर होता है 10 पर ऋण 3 की घात या इसको आप लिख सकते हो 1000 ओम, ठीक है? उसके बाद में इसके ऊपर चलते हैं हम, तो होता है मेगा ओम मतलब मेगा मतलब होता है 10 पर 6 की घात।
10 पर 6 की घात ओम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? ये ओम। सेम इसके नीचे चले हम, तो किलो से नीचे आता है मिली। मिली मतलब 10 पर ऋण 3 की घात। मिली का मतलब ही होता है 10 पर ऋण 3 की घात तक, ठीक है? ये भी ओम है, ये भी ओम है, मतलब मिली का मतलब होता है 10 पर ऋण 3 की घात। तो 1/1000 यही होता है 10 पर ऋण 3 की घात। और माइक्रो मतलब 10 पर ऋण 6 की घात। तो 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 1 लाख, 10 लाख, ठीक है? 10 एक किसी एक का 10 लाखवाँ हिस्सा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब देखो प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो जस्ट इसका उल्टा, यह धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करेगा, ठीक है? तो चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, यह चाल धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करेगा, ठीक? ठीक। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव में आता है सबसे पहले रासायनिक प्रभाव। जब भी धारा किसी रसायन से होकर गुजरती है, किसी भी रसायन से होकर गुजरती है, तो वह रसायन जब अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, धनायन, ऋणायन, तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब भी धारा किसी रसायन से होकर गुजरती है और वो रसायन अपने आयनों में विभक्त हो गया, तो हम उसको कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसका जो उपयोग होता है, वह होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ब्लॉक बनाने में, बैटरी चार्ज करने में, मेटल रिफाइनरी में, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्यों दिया हूँ मैंने? क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि विद्युत धारा के कौन-सा प्रभाव है। वो तो आपसे ये पूछने वाला है कि बैटरी चार्ज करने में, इस बैटरी को चार्ज करने में विद्युत धारा का कौन-सा प्रभाव उपयोग किया जाता है, ठीक है? बैटरी चार्ज करने में कौन-सा प्रभाव उपयोग किया जाता है? मेटल रिफाइनरी में विद्युत धारा का कौन-सा प्रभाव उपयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी किसी भी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, तो वह चालक तार ऊष्मा के कारण गर्म होता है। ऊष्मा कहाँ से? उसमें पावर जो लॉस होता है, उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वह होता है I स्क्वायर R जिसको हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो होता है, वह होता है I स्क्वायर R। तो इस I स्क्वायर R के कारण लॉस के कारण यह चालक तार गर्म होता है और गर्म होने के कारण हम इसका उपयोग करते हैं किसी गर्म करने वाली चीज़ में, जैसे कि विद्युत प्रेस, हीटर, सोल्डरिंग, लैंप। लैंप में कौन-सा आता है? इनकैंडेसेंट लैंप, प्रदीप्ति बल्ब, इनकैंडेसेंट। जो लाल वाले पुराने बल्ब आते थे ना, वह इनकैंडेसेंट लैंप कहलाते हैं और वह इसके उदाहरण हैं। आज के एलईडी नहीं, एलईडी बल्ब इसके उदाहरण नहीं है। सोडियम वेपर लैंप इसका उदाहरण नहीं है। मरकरी वेपर लैंप इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो लैंप होता है इनकैंडेसेंट लैंप, वह ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। इस पर चुंबकीय प्रभाव, जब भी चालक तार से धारा गुजरती है, तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक? यह होता है चुंबकीय प्रभाव। इसके उपयोग क्या है? इसके अनुप्रयोग होते हैं विद्युत घंटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इन सब में एसी मोटर। आयनाइजेशन में क्या होता है कि किसी ग्लास ट्यूब में या फिर खुली हवा में भी हम रख सकते हैं, पर मोस्टली अधिकतर ग्लास ट्यूब के अंदर जब किसी कुछ भाग से या किसी एक छोर से दूसरी छोर इलेक्ट्रॉन गुजरता है ना, तो उसके अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर जो हवा होती है या जो गैस होती है, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। देखिए, अगर आप देखिए, ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के इस यहाँ पर हमने एक फिलामेंट लगाया और एक फिलामेंट हमने यहाँ लगाया और यहाँ से यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है हवा के थ्रू, तो जब हवा के मदद से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो यहाँ के अंदर जो गैस रखी है, इसमें जो अंदर गैस रखी है, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, आयनों में विभक्त हो जाएगी। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं गैस आयनाइजेशन प्रभाव, ठीक है? इसका यूज जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में, मरकरी वेपर लैंप में और सोडियम वेपर लैंप में। जो हमारे घर में ट्यूबलाइट लगती थी पुरानी वाली, उसके अलावा जो एक CFL आता था, उसके अलावा मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, ये सब
गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट के उदाहरण है। इसके बाद में लास्ट है शॉक प्रभाव। जब भी हमारे शरीर से होके, जब भी मनुष्य के शरीर से होके करंट का फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसे शॉक लगता है, और ये शॉक लगने का जो प्रभाव है यही है। ठीक, करंट हमारे शरीर से फ्लो हो रही है तो हमें एक झटका लगेगा, हमें एक झटका महसूस होगा, और यदि ज्यादा करंट फ्लो हुई है तो हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है इसी को हम कहते हैं शॉक प्रभाव। चलिए, विद्युत झटके के प्रभाव: हार्ट फेलियर, सांस लेने में तकलीफ या सांस का रुकना, नर्वस ब्रेकडाउन, संपर्क क्षेत्र का जल जाना। इतने प्रभाव होते हैं विद्युत झटके के। जब हमारे शरीर से करंट फ्लो होगी तो इतनी चीजें होगी। क्या क्या होगी? पहला होगा हमारा हार्ट फेल हो सकता है, दूसरा होगा हमारी सांस रुक सकती है, तीसरा हो सकती है सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, तीसरा है नर्वस ब्रेकडाउन, चौथा है संपर्क क्षेत्र का जलना। जहां से करंट फ्लो हुई है वहां पे हमारा हाथ, जैसे हाथ से करंट फ्लो हुई है तो हाथ जल सकता है। ठीक, अब कुछ फैक्ट हैं करंट के मामले में, जो हमारे शरीर से फ्लो होगी तब क्या होगा। जब हमारे शरीर से 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक करंट फ्लो होगी तो हमें एक सहनशील झटका लगेगा, मतलब सिर्फ झटका लगेगा, ज्यादा कोई हानि नहीं होगी। 8 से 15 मिली एम्पियर तक दर्दनाक झटका लगेगा, हमें बहुत ज्यादा झटका लगेगा, हमारा हाथ जल सकता है या हमें बहुत ही बेहोश हो सकते हैं हम, इतना हो सकता है। कितना? 8 मिली एम्पियर से मात्र 15 मिली एम्पियर तक। इसके बाद 20 मिली एम्पियर तक सांस का रुकना, मतलब यदि 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो जाए हमारे शरीर से तो हम बेहोश हो जाएंगे। सांस का रुकना मतलब लगभग बेहोश की स्थिति, हम क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक हार्ट काम करना बंद कर देता है, मतलब हमारा हार्ट जो है वह काम करना बंद कर देगा 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर के बीच में। और 200 मिली एम्पियर से यदि अधिक करंट फ्लो हो रही है ना, तो सीधे राम नाम सत्य है। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। यदि 200 मिली एम्पियर से अधिक है तो सीधे मृत्यु हो जाएगी। चलो, एक चीज और है कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये डाटा आप याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। ऊपर जो अनुप्रयोग बताया हूं उसके अलावा ये डाटा भी आप याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, जब शरीर सूखा है तब होता है 70,000 से 1 लाख ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कंडीशनल है, कंडीशन दिया है इन्होंने कि जब शरीर सूखा है ना, इन्होंने कंडीशन दिया है कि जब शरीर सूखा है। चलिए, जब शरीर गीला है तो होता है 700 ओम से 1000 ओम। ठीक है, और जब औसत प्रतिरोध, मतलब एक, जब आपके पास कोई कंडीशन नहीं दी परीक्षा में कि शरीर सूखा है या गीला है, तब शरीर सूखा हो तो 5000 और शरीर गीला हो तो 1000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं कि जब शरीर पूर्ण रूप से सूखा हो, औसत औसत प्रतिरोध होगा जब वो सूखा हो। ठीक है, और जब शरीर गीला हो तब 1000 ओम। यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए आपके पास में, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध पूछने के भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब शरीर सूखा है तब 70,000 से 1 लाख ओम, जब शरीर गीला है 700 से 1000 ओम, जब शरीर का सूखा है पर औसत सूखा है, औसत मतलब एक नॉर्मल रेंज है ना, एकदम ड्राई नहीं है और एकदम गीला नहीं, जैसे हम जिंदा महसूस हो गए, इससे थोड़ा ड्राई। और जब शरीर गीला है तब 1000 ओम, और कुछ नहीं दिया है तो 1000 ओम आप लिख दीजिएगा, जो कि हमारी किताब में भी लिखा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वह लगभग 1000 ओम होता है। चलिए, ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिए हैं और इस बैटरी की मदद से हम इस प्रतिरोध को जोड़े हैं। इस बैटरी के सिरों में हमने इस प्रतिरोध आर को जोड़े हैं और इसको परिपथ बनाने के लिए हमने यहाँ पे चालक तार लगा दिए हैं। ठीक है, तो नियम कहता है कि इस परिपथ में बहने वाली धारा, इस परिपथ में बहने वाली धारा इस परिपथ के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा, मतलब यहां जो हमने वोल्टेज लगाए हैं उसके समानुपाती होगा इसमें बहने वाली धारा, मतलब आई। तो इसको हम फार्मूले में ऐसे लिख सकते हैं कि आई जो है वह प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है वोल्टेज के, और इस समानुपाती को का चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाएंगे और वह नियतांक होता है 1/r, वह होता है 1/r। तो आई बराबर हो जाएगा v/r, इसको जब हम नियतांक को लगाएंगे तो। ठीक है, देखिए ये इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाना है तो हम लिखेंगे आई बराबर 1/r इंटू वी, और उसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो v/r।
जहां पर आई जो है करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है और वी जो है वह वोल्टेज है। ठीक है, इसके बाद में ये ओम्स लॉ का एक व्हील है और पावर इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, गणित सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे पावर निकालना है, डीसी थ्योरी में पावर निकालना है तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है वी इंटू आई, दूसरा है वी स्क्वायर बाय आर और तीसरा है आई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसके बाद में करंट निकालना है आपको। करंट निकालना है तो उसके फॉर्मूले हैं ये वाले, वी बाय आर, वी बाय आर, पी बाय वी और अंडर रूट पी बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं करंट के। जब आपको वोल्टेज और प्रतिरोध दिया है तो इस फॉर्मूले से निकालिए, जब पावर और वोल्टेज दिया है तो इस फॉर्मूले से निकालिए, और जब पावर और रेजिस्टेंस दिया है तो इस फॉर्मूले से निकालिए। ठीक, चलिए अब है रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज निकालना। वोल्टेज का फॉर्मूला होगा आई इंटू आर, अंडर रूट पी इंटू आर या पी बाय आई। ये तीनों फॉर्मूले हैं वोल्टेज निकालने के। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो पी अपॉन आई स्क्वायर, वी अपॉन आई या वी स्क्वायर अपॉन पी। ये फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है रेजिस्टिविटी, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाएगी। चलिए, रेजिस्टिविटी और ओम के रेजिस्टेंस के नियम। रेजिस्टिविटी लॉ क्या होता है, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। तो प्रतिरोध के नियम, ये फॉर्मूला है प्रतिरोध के नियम का। आर बराबर होता है रो एल बाय ए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं यहां पे, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, या बातों को आप काट के निम्न पर निर्भर करता है। पहला है लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वह लंबाई बढ़ाने पे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वह बढ़ेगा। दूसरा होता है कटाक्ष क्षेत्रफल। कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, मतलब इसकी मोटाई बढ़ाएंगे। देखो कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होता है, ये कोई तार है, देखिए ये जो है कोई तार है नीले कलर से आपको जो दिख रहा है, इसको जब आपने यहां से काटा, इसको आपने यहां से काटा, इधर भी एक तार था, इधर एक तार था जो हट गया। अब यहाँ इस साइड से आप देखेंगे तो जो एक सर्किल दिख रहा है, एक गोला जो दिख रहा है, इस गोले का क्षेत्रफल, इस सर्किल का जो क्षेत्रफल है वही कटाक्ष क्षेत्रफल है। ये एक वृत्त दिखता है आपको यहाँ से। आप जब देखेंगे इस दृश्य मेरे इस एरो के साइड से देखेंगे तो आपको एक वृत्त दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा, है ना। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, ये जितना तार मोटा होगा उतना कटाक्ष क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जितना तार बारीक होगा उतना कटाक्ष क्षेत्रफल कम होगा। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा तार मोटा होगा उतना यह कम प्रतिरोध का होगा, और जितना तार पतला होगा उतना यह अधिक प्रतिरोध का होगा। ठीक, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति को हम रेजिस्टिविटी से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लिखते हैं रो। तो इस तरह से इन तीनों पॉइंट को अगर आपने कंबाइन कर लिया, तीनों पॉइंट को अगर आपने कंबाइन कर लिया तो ये बन जाता है आर बराबर रो एल बाय ए। आर बराबर रो एल बाय ए। ठीक, जहां पर एल क्या है, चालक तार की लंबाई है,
ए क्या है, चालक तार का कटाव क्षेत्रफल है, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है पदार्थ की, विशिष्ट प्रतिरोध है पदार्थ का। ये हर एक पदार्थ के लिए एक फिक्स मान होता है जो कि प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तांबे के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा, सोना के लिए अलग होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में इतनी चीजें समझ में आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।